सो हेलो नमस्ते वणक्कम होला मरहबा अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल की हाल चाल गाइस। दिस इज शुभम गुप्ता लाइव विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड यू आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम एट योर प्लेसेस। आई रियली विश यू पीपल एंड योर फैमिली मेंबर्स द पिंक ऑफ योर हेल्थ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दैट विद दिस सीरीज ऑफ स्प्रिंट we are actually planning for a quick revision। एक क्विक रिवीजन को हम लोग प्लान कर रहे हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सभी को पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। सो फॉर दिस टाइम इसको बहुत अच्छे से यूज़ करने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं आपके जो बहुत बहुत पहले पढ़े थे अब भूल गए हैं, कुछ कंसेप्ट्स धुंधले हो गए हैं, एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रशन अप की ज़रूरत है। तो विद दिस हेल्प ऑफ सीरीज नोन एज स्प्रिंट हम लोग हर लेक्चर में, हर एक सेशन में इन अ सिंगल गो, इन वन शॉट एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उसके हर उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को टच करेंगे विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आज के इस सेशन में एज यू गाइज कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी सिंपल, क्वाइट इंपॉर्टेंट बट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्ट्रेट अवे कमिंग फ्रॉम योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स, ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी लगता है, बट बिलीव मी जब हम इसको रिवाइज करेंगे ये चैप्टर ना केवल आपको छोटा लगेगा बट बहुत सिंपल लगने लगेगा। ऑलराइट, बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स लैंड। अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं, तो इंडिया, मैं हमेशा कहता हूं एंड आई लव टू से दिस, दैट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम अटक टू कटक, फ्रॉम हिमालयाज टू इंडियन ओशन, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्रॉम रण ऑफ कच्छ टू गारो खासी जयंतिया, वी आर वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ज्योग्राफिकल एंटिटीज इन द वर्ल्ड। और इसी डाइवर्सिटी की वजह से हम अगर पूरे इंडिया की ज्योग्राफी को, इसके टेरेन को समझना चाहते हैं, इसकी टोपोग्राफी को समझना चाहते हैं, तो कुछ क्लासिफिकेशंस करने बहुत ज़रूरी हैं। एंड फॉर द सेम रीजन, इसको आसान बनाने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, टू मेक द स्टडी ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी, टोपोग्राफी ईजी, वी कैन डिवाइड द एंटायर इंडिया इनटू 6, कितने? इनटू 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। सो विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हिमालयाज, थोड़ा हिमालयाज को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी अलग अलग रेंजेस के बारे में बात करेंगे। आफ्टर हिमालयाज विल टॉक अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद तीसरा पार्ट होगा द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जहां पर हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करेंगे, डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे, घाट्स की बात करेंगे, एंड देन विल मूव अहेड टुवर्ड्स द थार डेजर्ट, followed by the coastal plains of India, western coastal plains, eastern coastal plains, and at last we'll talk about the two very important island groups of India, that is Lakshadweep and Andaman and Nicobar group of islands. So boys and girls, let's begin without wasting any further time and let's start talking about the great Himalayas. देखिए, जब हम हिमालयाज की बात करते हैं, when we talk about the Himalayas, हिमालयाज को हम अक्सर कहते हैं that these are young fold mountains. हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग, ये ध्यान रखिएगा। एंड फॉर द रेफरेंस हम अक्सर कहते हैं कि हिमालयाज आर द लॉफ्टीएस्ट एंड मोस्ट रगेड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हिमालयाज हैं ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, अगर आप हिंदुस्तान का मैप देखेंगे ना, अगर आप, बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हिंदुस्तान को एक ऐसी सरजमी पे बसा दिया जिसके चारों तरफ कुछ पहरेदार हैं। देयर आर सम नेचुरल बैरियर्स ऑल अराउंड इंडिया। अगर उत्तर में देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे, तो द ग्रेट हिमालयाज हैं। अगर आप टुवर्ड्स वेस्ट जाएंगे या नॉर्थ वेस्ट जाएंगे तो आप देखेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार का मरुस्थल है। अगर आप ईस्ट में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, तो अरब सागर है, अरेबियन सी है। अगर आप वेस्ट में जाएंगे, पूर्वांचल हिल्स हैं, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। अगर आप साउथ में जाएंगे तो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए चारों तरफ से प्रकृति ने इसको कुछ ऐसे नेचुरल बैरियर से घेर दिया है कि किसी बाहरी दुश्मन के लिए हिंदुस्तान में घुसना बड़ा मुश्किल है।
And all these natural barriers and these physiographies we need to talk about in this chapter. तो जब हम हिमालयास की बात करते हैं, इसके एक्सटेंट की बात करते हैं, एक्सटेंट, हिमालयास की शुरुआत होती है फ्रॉम इंडस ऑल द वे टू ब्रह्मपुत्र. तो अगर आपसे कोई हिमालयास के एक्सटेंट पूछेगा कि हिमालयास कहां से कहां तक है, तो वेस्ट में फ्रॉम इंडस ऑल द वे टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट. ये सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालयास है, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र. अब इस आर्क की जो लेंथ है, इट इज समवेयर अबाउट 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर का इसका लेंथ है. और इसकी जो विड्थ है, विड्थ, चौड़ाई, इट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स. अगर कश्मीर की बात करेंगे तो यहां पर हिमालयास की विड्थ ज्यादा है. इन कश्मीर इट इज 400 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर कश्मीर में है, एंड 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश. दीज आर नॉट स्मॉल नंबर्स, ये छोटे मोटे नंबर्स नहीं है, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं. इसीलिए कहते हैं ना द ग्रेट हिमालयास. लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर्स. विड्थ कितनी है? कश्मीर में है 400 किलोमीटर, एंड ऑल द वे, ये थोड़ा सा नैरो होता जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है 150 किलोमीटर्स. ये इसकी विड्थ है. तो ये इसके डायमेंशंस के बारे में है. अब जब हम हिमालयास की बात करते हैं, वी कैन एक्चुअली डिवाइड हिमालयास इनटू 3 पैरेलल रेंजेस. अगर आप पूरे हिमालयास की बात करते हैं इस तरह से, तो हम इसको 3 रेंज में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3. ये 3 रेंज हैं, देख रहे हैं? फर्स्ट रेंज, सेकेंड रेंज एंड ये थर्ड रेंज. हिमालयास को हम 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, जो सबसे ऊपर वाली रेंज है, जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, जिसको हम अक्सर कहते हैं हिमाद्री. हिमाद्री विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालयास. हिमाद्री, द टॉप मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास, जो सबसे उत्तर में है, सबसे ऊपर जो हिमालयास की रेंज है, इसे हम कहते हैं हिमाद्री. अब हिमाद्री रेंज के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये क्योंकि सबसे ऊपर की रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सबसे कंटिन्यूअस रेंज है. कंटिन्यूअस, बीच में गैप्स नहीं है, लगातार कंटिन्यूअस है ना, बीच में ज्यादा टूट फूट नहीं है, ज्यादा बीच में गैप्स नहीं है निकलने के लिए. ये कंटिन्यूअस रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है. हिमाद्री में जो पहाड़ हैं, जो माउंटेन पीक्स हैं, इनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स. द एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन पीक्स इन हिमाद्री, इट इज 6000 मीटर्स, लगभग 6 किलोमीटर. यही हिमाद्री, इसका जो कोर है, इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ ग्रेनाइट. ये काफी ज्यादा एसिमेट्रिकल है ना? एसिमेट्रिकल समझते हैं? अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो सिमेट्री नहीं मिलेगी आपको, बहुत एसिमेट्रिकल है ये, रगेड है, एसिमेट्रिकल है. एवरेज हाइट 6000 मीटर है. इसका जो कोर है, इट्स फॉर्म्ड आउट ऑफ ग्रेनाइट. ग्रेनाइट आप सबने देखा है, अपने घरों में भी देखा है, घर में भी फर्श के लिए है ना, या सीढ़ियों के लिए, या किचन में जो स्लैब होता है उसमें ग्रेनाइट यूज होता है. इसी ग्रेनाइट से हिमाद्री का कोर बना है, विच इज कवर्ड बाय पेरेनियल स्नो. पेरेनियल स्नो मतलब पूरा साल ये बर्फ से ढका रहता है, पेरेनियल स्नो. ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही हिमाद्री रेंज है जिसमें हिमालयास की ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स आर प्रेजेंट. ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स, प्रोमिनेंट पीक्स, आप माउंट एवरेस्ट की बात कीजिए, कंचनजंगा की बात कीजिए, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब इसी में है. All these important mountain peaks of Himalayas, they are present in the Himadri range. तो ये सबसे पहली रेंज है हिमाद्री. आफ्टर हिमाद्री दूसरी रेंज, देखिए जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो ध्यान रखना है. हिमाद्री में बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 बातें ही याद रखने वाली. ये सबसे ऊपर की रेंज है हिमाद्री, नॉर्दर्न मोस्ट है ना. इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स. हिमालयास की जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, ये सब इसी में आते हैं. और इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना है, और यही ग्रेनाइट कवर्ड है बाय पेरेनियल स्नो. आफ्टर हिमाद्री जो दूसरी रेंज है, जो मिडल रेंज है, इसे हम कहते हैं हिमाचल.
दिस इज वेरी पॉपुलरली नोन एज हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज। लेसर, या तो हिमाचल कहिए या लेसर हिमालयाज कहिए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो डायमेंशंस या थोड़ा बहुत फिगर्स पता होने चाहिए। अब इट इज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, ये हिमाद्री के नीचे है, काफी रगेड माउंटेन रेंज है। ये जो हिमाचल है इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड हाईली ऑल्टर्ड रॉक्स। अगर फिगर्स की बात करते हैं तो यहां पर एवरेज हाइट है 3700 टू 4500 मीटर्स, ये इसकी एवरेज हाइट है। हिमाद्री की एवरेज हाइट कितनी थी? 6000 मीटर्स, वो ज्यादा ऊंची है। लेकिन जो पहाड़ हिमाचल रेंज में है उसकी एवरेज हाइट है 3700 से लेकर 4500 मीटर्स, और इसकी एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर्स, ये इसकी एवरेज विड्थ है। अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के नाम सुने होंगे, जैसे कि धौलाधर रेंज, जैसे कि महाभारत रेंज, पीर पंजल रेंज, ये सब हिमाचल रेंज में ही आते हैं। पीर पंजल रेंज, धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ हिमाचल। जो सेकंड रेंज है हिमाचल, ये सब उसी का पार्ट है। इवन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैलीज, वैली समझते हैं ना, घाटी, जैसे कश्मीर घाटी, इंग्लिश में कहेंगे कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ये सभी वैलीज भी, ऑल दीज वैलीज आर इन हिमाचल रेंज। और ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। All these valleys, these ranges are quite important from tourist या tourism perspective. तो हिमाचल एक हॉटस्पॉट है, न केवल नेचर का या ज्योग्राफी का बल्कि इकोनॉमी का भी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर टूरिज्म। ये पूरी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल में क्या याद रखना है? एवरेज हाइट कितनी है? 3700 से 4500 मीटर्स, ये आपको ध्यान रखना है। एवरेज विड्थ कितनी है? 50 किलोमीटर्स। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं यहाँ पर, पीर पंजल रेंज है, महाभारत रेंज है, धौलाधर रेंज है। कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं यहाँ पर, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, है ना, ये सब थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। तो पहले थी हिमाद्री, दूसरी है हिमाचल, और थर्ड है शिवालिक्स। ये थर्ड रेंज है, लोअर मोस्ट रेंज है, या इट इज पॉपुलरली नोन एज आउटर मोस्ट हिमालयाज। आउटर मोस्ट हिमालयाज, इससे नीची रेंज है। ये फुट हिल्स हैं हिमालयाज की, यहां पर आपको बर्फ नहीं मिलेगी। शिवालिक्स में यू विल नॉट फाइंड स्नोफॉल या इस तरह का बर्फ से ढका हुआ, ये सब नहीं मिलेगा आपको, है ना। पहाड़ हैं लेकिन बर्फ नहीं है यहां पर, ये फुट हिल्स हैं, यहां पर तो आपको वेजिटेशन मिलेगा। जो शिवालिक रेंज है इट इज द सदर्न रेंज, है ना, ये हिमाचल के नीचे वाली रेंज है, साउथ ऑफ हिमाचल। ये आप देखेंगे इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ थिक ग्रेवल, एलुवियम, सेडिमेंट्स। जब हिमालय से, पहाड़ों से नदियां नीचे आती हैं, व्हेन द रिवर्स डिसेंड डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, पानी के साथ साथ अपनी वेलोसिटी की वजह से, सॉइल इरोजन होता है ना, तो पानी के साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आएंगी। और जैसे जैसे ये नदियां नीचे पहुंचती हैं इन द फुट हिल्स, यहां पर पानी की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कम होना शुरू हो जाती है। एंड ऑल दीज सेडिमेंट्स दे आर डिपॉजिटेड इन दीज फुट हिल्स, इन दीज शिवालिक्स। एंड दैट्स द रीजन ये शिवालिक्स का एरिया काफी फर्टाइल है, और इस एरिया में यू विल फाइंड डेंस फॉरेस्ट, यू विल फाइंड रिच वाइल्ड लाइफ इन दिस एरिया। आपको घने जंगल मिलेंगे। अब शिवालिक्स की एवरेज हाइट है 900 से 1100 मीटर्स, काफी कम है। कहाँ, एक तरफ हिमाद्री था, एवरेज हाइट थी 6000 मीटर, इसकी कितनी है? 900 से 1100 मीटर, 900 टू 1100 मीटर्स। और इसकी एवरेज विड्थ है 10 टू 50 किलोमीटर्स, 10 से 50 किलोमीटर, ये इसकी एवरेज विड्थ है। एक छोटा सा पॉइंट और है, सेकेंड रेंज है हिमाचल और थर्ड रेंज है शिवालिक्स। इनके बीच में जो वैलीज हैं, जो घाटियां हैं, the longitudinal valleys which are found between the Himachal and the Shivaliks, इन वैलीज को कहा जाता है दून्स। इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है दून्स। और इन्हीं दून्स का कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक शहर है देहरादून, या फिर कोटली दून, पाटली दून। दून का मतलब है वो वैलीज, वो घाटियां जो हिमाचल और शिवालिक रेंज के बीच में है। ये दून वर्ड का मतलब है। तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये दून्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हिमाचल में कितनी रेंजेस हैं? नंबर 1 हिमाद्री,
नंबर 2 हिमाचल एंड नंबर 3 शिवालिक्स। ये 3 पैरेलल रेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स जो हैं वी हैव मेंशन्ड देम इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे से, बहुत कंसाइज्ड फॉर्म में है ये डेटा, ताकि एग्जाम में रिविजन क्विक हो सके, है ना। ऑल दीज स्लाइड्स विल हेल्प यू आउट एट द टाइम ऑफ रिविजन, दे विल रियली कम इन हैंडी फॉर रिविजन पर्पज। इसी तरह से हम हिमालयाज को एक और तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड हिमालयाज इन वन मोर फैशन। देखिए, अभी तक हमने क्या कहा था? अभी तक हमने कहा था कि हिमालयाज में ये 3 रेंज हैं, हिमाद्री, इसके नीचे है हिमाचल, और थर्ड रेंज है शिवालिक्स। ये हमने 3 रेंजेस बनाई थी, 1, 2 एंड 3। अब हम क्या करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द हिमालयाज। मान लीजिए कि ये हिमालयाज है इस तरह से, ये हिमालयन आर्क है। अब हम इसके पार्ट्स करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ये हम इसके 4 पार्ट्स बनाएंगे। इस बार ये पार्ट्स इस तरह से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, नदियों के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज विल डिवाइड दिस। कैसे? सबसे पहले आप देखेंगे फ्रॉम रिवर इंडस। मान लीजिए कि यहां पर रिवर इंडस है, फ्रॉम रिवर इंडस टू सतलज, फ्रॉम रिवर इंडस टू सतलज, ठीक है। यहां पर मान लीजिए रिवर है काली, यहां पर है रिवर तीस्ता, और यहां पर है दिहांग, या जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये डिवीजन है। अब ये पूरा हिमालयन आर्क है, इंडस से सतलज, हिमालय के इस पार्ट को इंडस से सतलज, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हिमालयाज, दिस इज टर्म्ड एज पंजाब हिमालयाज। नंबर 1 ये है पंजाब हिमालयाज, ठीक है। इंडस से सतलज, दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज, दिस इज नोन एज पंजाब हिमालयाज। सतलज से काली, फ्रॉम रिवर सतलज टू काली, दिस इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। ये है कुमाऊं हिमालयाज। काली से तीस्ता, दिस इज नोन एज नेपाल हिमालयाज। ये वाला पार्ट, दिस इज नेपाल हिमालयाज। और तीस्ता से दिहांग, दिस इज असम हिमालयाज। ये वाला पार्ट। 4 पार्ट्स हो गए, रिवाइज कीजिए। इंडस से सतलज पंजाब हिमालयाज, सतलज से काली कुमाऊं हिमालयाज, काली से तीस्ता नेपाल हिमालयाज, और तीस्ता से दिहांग असम हिमालयाज। ये 4 पार्ट्स में, ये 4 सेक्शंस में हम हिमालयाज को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर वैलीज। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। फिर से देखिए, फ्रॉम इंडस टू सतलज पंजाब हिमालयाज, सतलज से काली कुमाऊं हिमालयाज, काली से तीस्ता नेपाल हिमालयाज, एंड फ्रॉम तीस्ता टू दिहांग असम हिमालयाज। ये 4 सेक्शंस में हमने हिमालयाज को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमार्केशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर, पंजाब हिमालयाज के भी हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं। पंजाब हिमालयाज कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड फर्दर इंटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है कश्मीर हिमालयाज और दूसरा पार्ट है हिमाचल हिमालयाज। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसके सब पार्ट्स हैं, ये 1 एंड 2, कश्मीर हिमालयाज एंड हिमाचल हिमालयाज। ये पंजाब हिमालयाज के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसी को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, देखिए कैसे। इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। देखिए, हमने हिमालयन आर्क बनाई थी, मान लीजिए ये हिमालयन आर्क है कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने कहा था यहाँ इंडस है, यहाँ सतलज है, यहाँ काली है, यहाँ तीस्ता है, यहाँ दिहांग है। हमने इस तरह से बनाया था। हमने कहा था ये पंजाब हिमालयाज हैं, ये कुमाऊं हिमालयाज हैं, ये नेपाल हिमालयाज हैं, और ये असम हिमालयाज हैं। हमने कुछ इस तरह से बनाया था। यहाँ पर थी दिहांग रिवर, ये दिहांग है, या जिसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं, ये दिहांग रिवर है यहाँ पर।
दिहांग नदी को क्रॉस करने के बाद या दिहांग गॉर्ज को क्रॉस करने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग दिस दिहांग गॉर्ज, जो हिमालयाज हैं ये एक साउथ की तरफ ऐसे बेंड लेते हैं, दे टेक अ शार्प बेंड टुवर्ड साउथ। इस तरह से हिमालयाज घूम जाते हैं साउथ की तरफ। हिमालयाज टेक अ शार्प बेंड टुवर्ड साउथ एंड दे फ्लैंक द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, दिहांग जो रिवर है, ये हिमालयाज की ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर है। जैसे ही ये इसको क्रॉस करेंगे, आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग या दिहांग गॉर्ज, एक शार्प बेंड लेंगे टुवर्ड साउथ एंड दे फ्लैंक अक्रॉस द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। है ना, इंडिया का मैप भी तो ऐसा ही है, इस तरह से आ रहा है और ऐसे घूम जाता है इंडिया का मैप। तो इंडिया के साथ साथ हिमालयाज भी साउथ की तरफ यहां पर घूम जाते हैं। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, ये वाला जो ग्रीन पार्ट आपने देख रहे हैं हिमालयाज का, ये वाला पार्ट आफ्टर दिहांग, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। दिस पार्ट इज नोन एज पूर्वांचल हिल्स। ये वाला पार्ट आफ्टर दिहांग, आफ्टर ब्रह्मपुत्र वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ये हिमालयाज का ही एक एक्सटेंशन है। ये जो पहाड़ियां हैं, दीज आर फॉर्म्ड आउट ऑफ सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। यहां पर इस एरिया में आपको घने जंगल मिलेंगे, बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ मिलेगी आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही वो पार्ट है जहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स मिलेंगी, जैसे पटकाई हिल्स, जैसे नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स। ये जो नाम देख रहे हैं ना आप, ये पूर्वांचल का ही पार्ट है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ में ध्यान रखिएगा, पटकाई, नागा, मणिपुर एंड मीजो हिल्स, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो ये हिल्स इसी पूर्वांचल का ही पार्ट है। तो पूर्वांचल हिल्स के बारे में जब आप पढ़ें तो ध्यान रखिएगा कि ये हिमालयाज का ही एक एक्सटेंशन है आफ्टर ब्रह्मपुत्र। जब हमने हिमालयाज को डिवाइड किया था इंडस से ब्रह्मपुत्र तक, तो ब्रह्मपुत्र के बाद वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, तो पूर्वांचल के बारे में पता होना चाहिए कि आफ्टर ब्रह्मपुत्र, आफ्टर दिहांग, द हिमालयाज टेक अ शार्प बेंड टुवर्ड्स साउथ, इट फ्लैंक अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जिसे हम पूर्वांचल हिल्स कह रहे हैं। काफी घने जंगल हैं यहाँ पर, रिच वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, सैंडस्टोन से बनी हुई पहाड़ियां हैं, और यहीं पर आपको नॉर्थ से साउथ हिल्स मिलेंगी, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स, ये इसी का पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दैट्स वेयर वी कैन एंड द पार्ट ऑफ हिमालयाज। यहां तक हिमालयाज का पार्ट है। हिमालयाज में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने बात की हिमालयाज के कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। हिमालयाज की लेंथ है 2400 किलोमीटर्स, इसकी विड्थ है 400 से 150 किलोमीटर्स, ये सब हम बात कर रहे थे। फिर हमने हिमालयाज को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया। पहली थी हिमाद्री, फिर हिमाचल एंड देन शिवालिक्स। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने बात की कि हिमालयाज का एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, जहां पे हमने पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज और असम हिमालयाज के बारे में पढ़ा। और इसके बाद हमने बात की है अबाउट द पूर्वांचल हिल्स, विच इज एक्चुअली नथिंग बट एन ईस्टर्न एक्सटेंशन टू द हिमालयाज। है ना, पूर्व दिशा में हिमालयाज का ही एक ये एक्सटेंडेड वर्जन है। तो यहां तक हिमालयाज के बारे में बात है। द सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज, बॉयज एंड गर्ल्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से भी है, उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स इन इंडिया। 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। अब जब मैं कह रहा हूं रिवर सिस्टम, इसका मतलब मैं उस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात भी कर रहा हूं। अगर आपसे कोई कहेगा इंडस रिवर की बात हो रही है, इंडस रिवर का मतलब है कि इंडस नदी, सिंधु नदी की बात हो रही है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इंडस रिवर सिस्टम, तो इसमें हम इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, जास्कर, नुब्रा, हुंजा, शोक, ये इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम मीन्स द मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा है। अगर गंगा नदी की बात की है तो गंगा रिवर है, वो तो मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम है, और साथ में जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उत्तरी मैदान हैं, ये 3
मुख्य 3 मेजर रिवर सिस्टम्स से बने हैं। रिवर सिस्टम्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर सिस्टम्स हैं जो मिलकर नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की जब हम बात करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ वेरी फर्टाइल एलुवियम। वेरी फर्टाइल एलुवियम, मैंने कहा ना, क्योंकि पहाड़ों से जब नदियां नीचे आती हैं प्लेन्स में, तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं, बहुत सारे मिनरल्स लेकर आ रही हैं। एंड एज सून एज दीज रिवर्स दे लीव द माउंटेन्स एंड दे एंटर द प्लेन्स, इनका जो कोर्स है वो वाइड हो जाता है, इनकी डेप्थ कम हो जाती है, इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। फॉर दैट रीजन द रिवर्स स्टार्ट डिपॉजिटिंग दीज सेडिमेंट्स, और यही जो डिपोजिशंस हैं ये उस एरिया को बहुत फर्टाइल बनाते हैं। दैट्स वेयर वी से नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। नॉर्दर्न प्लेन्स आर एक्चुअली वेरी फर्टाइल, या हम ये कह सकते हैं कि दे आर हाईली सूटेबल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और यही रीजन है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, घनी आबादी है। क्योंकि पॉपुलेशन कहां पे मूव करेगी? आज से कई हजार साल पहले जब पॉपुलेशन ने माइग्रेट किया होगा, लोगों ने, अलग अलग ट्राइब्स ने जब माइग्रेट किया होगा, तो ऐसी ही जगह माइग्रेट किया होगा ना जहां पर खेती हो सकती है, जहां पे परमानेंट सेटलमेंट पॉसिबल है, जहां से मूव ना करना पड़े, एक नोमैडिक लाइफ ना जीनी पड़े, बंजारों की तरह घूमना ना पड़े इन द सर्च ऑफ फूड एंड वर्क। तो ये बहुत फर्टाइल लैंड है, एलुवियम है ना, इट्स वेरी फर्टाइल, द सॉइल कवर इज वेरी फर्टाइल, है ना। और आप देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स का जो इलाका है, यहां पर रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, रेनफॉल बहुत अच्छी है इस एरिया में। इस एरिया में वाटर सप्लाई बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ रिवर्स। आप देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स में कितनी नदियां हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो वाटर सप्लाई बहुत अच्छी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, है ना, अच्छा रेनफॉल है, जितना इंसोलेशन चाहिए उतना यहां पर है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हम कहते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी सूटेबल, दे आर वेरी आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड हेंस दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, गिव रीजन व्हाई नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, गिव रीजन व्हाई नॉर्दर्न प्लेन्स आर आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये आपको पता होना चाहिए। जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के डायमेंशंस की बात करते हैं, इसकी लेंथ इज समवेयर इक्वल टू हिमालयास, ये लेंथ में लगभग हिमालयन आर्क के बराबर है। इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर्स और इसकी विड्थ है 240 से 320, फ्रॉम 240 टू 320 किलोमीटर्स, ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स के डायमेंशंस है। तो इसका ओवरऑल एरिया बन जाता है लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इट्स एरिया इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ये इसका एरिया है। ध्यान रहेगी बात। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में एक दो बात और कह सकते हैं। देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स वो जगह है जहां से नदियां पहाड़ों को छोड़ के प्लेन्स में आती हैं। अब आप सोचिएगा, कई बार एक जगह है बहुत फेमस, हरिद्वार, है ना एक बहुत फेमस जगह है हरिद्वार। हरिद्वार क्यों इतनी इंपॉर्टेंट जगह है? अगर मैं आपसे नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछूं कि चलिए मान लेते हैं धार्मिक दृष्टि से भी, है ना, हरिद्वार क्यों इतना पॉपुलर है या क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कभी सोचिए। एक बात याद रखिएगा, किसी भी जगह का कल्चर उसकी ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। किसी भी जगह का जो कल्चर है ना, वो वहां की ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? आप वेस्टर्न राजस्थान में चलिए, मारवाड़ प्रदेश में जाइए, जिसको आप थार डेजर्ट कहते हैं, वहां पर आपको मांसाहार लोग कम मिलेंगे। यू विल फाइंड लेस नॉन वेजिटेरियन पीपल। क्यों भाई? अगर आदमी नॉन वेजिटेरियन खाना चाहता है तो इसका मतलब उसको वहां पर वो जानवर रखने पड़ेंगे, बकरी है या बाकी जो जानवर हैं जिनको हम एज अ फूड यूज करना चाहते हैं, एज अ मीट यूज करना चाहते हैं, वो जानवर रखने पड़ेंगे। और वो जानवरों को पालने के लिए आपके पास हरा चारा होना चाहिए, ग्रीन फॉडर। अब थार डेजर्ट में ग्रीन फॉडर कहां से आएगा? नहीं आएगा। समझ रहे हो? इसीलिए डेजर्ट एरियाज में आपको कौन से जानवर मिलेंगे? कैमल मिलेगा,
है ना, कैमल मिलेगा, भेड़ मिलेगी, शीप। ये वो जानवर हैं who can survive on less water and less food. उनको ग्रीन ग्रासलैंड्स की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए, हरे चारे की जरूरत नहीं है, चरागाह की जरूरत नहीं है। कल्चर डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। किसी भी एरिया का कल्चर हो, इट इज इवॉल्व विद टाइम बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ दैट प्लेस। हम कभी कभार क्या करते हैं, कल्चर को जोड़ लेते हैं धर्म से, धार्मिक आस्थाओं से हम संस्कृति को जोड़ लेते हैं, ये गलत है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू ज्योग्राफी ऑफ दैट प्लेस। आप हरिद्वार देखिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार वो जगह है जहां से गंगा नदी, रिवर गंगा, वो माउंटेन्स को छोड़ती है और प्लेन्स में एंटर करती है। हरिद्वार ट्रांजिशन है। हरिद्वार इज दैट प्लेस वेयर रिवर गंगा लीव्स द माउंटेन्स एंड एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब गंगा नदी में स्नान करना है, पहाड़ों में अगर आप गंगा नदी में स्नान करेंगे, वहां पर गंगा की स्पीड बहुत ज्यादा है, साथ में बह जाओगे नहाते नहाते, तो वहां पर गंगा में स्नान नहीं हो सकता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसका वेग बहुत ज्यादा है। तो पहाड़ों के बाद ऐसा कौन सी पहली जगह है जहां पर गंगा में हम स्नान कर सकते हैं? हरिद्वार जगह बन गई। समझ रहे हो? ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी जगह की ज्योग्राफी समझ लो, उसकी पूरी कल्चर, उसकी पूरी सोशल स्ट्रक्चर, उसकी पूरी सोसाइटी सब समझ में आ जाएगा। यहां तक कि उस जगह की इकोनॉमी, ये सब ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी। समझ रहे हो? ज्योग्राफी। तो जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, रिवर्स डिसेंड डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, और जैसे ही माउंटेन से नीचे आएगी, इसका स्लोप बहुत जेंटल हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसका कोर्स वाइड हो जाएगा, एंड फॉर द सेम रीजन इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग द सेडिमेंट्स। वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, है ना भाई। मान लीजिए, इसको समझने के लिए, भाई मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये पहाड़ है और यहां से एक नदी नीचे उतर के आ रही है। अ रिवर इज डिसेंडिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, इस तरह से, ठीक है। जब ये नदी नीचे आएगी प्लेन्स के अंदर, इट विल स्टार्ट डिपोजिशंस। ये डिपोजिशंस करना शुरू कर देगी कुछ इस तरह से। यहां पर कुछ डिपोजिशन कर दिए, थोड़ा सा यहां पर, थोड़ा सा यहां पर, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दीज डिपोजिशंस, ये रिवर का जो पानी है, नदी का जो पानी है, डिवाइड हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा पानी ऐसे जाएगा, कुछ इस तरह से, थोड़ा पानी ऐसे निकल जाएगा, कुछ पानी यहां से भी निकल जाएगा, थोड़ा सा पानी ऐसे बह जाएगा। आप देख रहे हैं, द रिवर वाटर विल बी डिवाइडेड, इट विल स्प्लिट इनटू डिफरेंट चैनल्स, और इन्हीं चैनल्स को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। दीज चैनल्स आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये देखो, समझ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दीज डिपोजिशंस, the water will divide into different channels and these channels are called as distributaries। और ये जो डिपोजिशंस हुए हैं ना, एक तरह से आइलैंड ही तो बन गया। पानी, आइलैंड का मतलब क्या है? चारों तरफ पानी और बीच में जमीन का टुकड़ा, एक ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी है। अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल इट्स साइड्स, यही तो आइलैंड है। तो ये देखो, आइलैंड्स बन गए। ऐसे आइलैंड्स को कहा जाता है रिवराइन आइलैंड्स। These islands are very popularly known as riverine islands, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मजूली आइलैंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड विच इज फॉर्म्ड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र, इंडिया में ही है। दुनिया के सबसे बड़े रिवराइन आइलैंड्स, मजूली आइलैंड्स, फॉर्म्ड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि रिवराइन आइलैंड का क्या मतलब है, कैसे बनते हैं ये रिवराइन आइलैंड, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे बनती हैं। यू शुड नो द कंसेप्ट, स्टिक टू द कंसेप्ट, कंसेप्ट समझिए, है ना। अक्सर मैंने देखा है कि पता नहीं क्यों जब एग्जाम नजदीक आते हैं या स्कूल में टेस्ट होते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों के पीछे लग जाते हैं, क्वेश्चन आंसर लर्न करो, क्वेश्चन आंसर लर्न करो, क्वेश्चन आंसर लर्न करो। लर्न तो करना ही नहीं है बेटा। हम लोग क्या करते हैं, लर्न करने में उलझ जाते हैं।
वॉट एवर यू लर्न यू विल टेंड टू फॉरगेट। ये इंसानी दिमाग लर्न करने के लिए नहीं बना है, रटने के लिए नहीं बना है, ये समझने के लिए बना है। एक तोता होता है ना, तोता, एक इंसानी दिमाग और एक तोते के दिमाग में एक ही फर्क है कि जो तोता है वो पूरी रामायण या पूरी गीता कंठस्थ कर सकता है, रट सकता है, लेकिन वो उस गीता को समझ नहीं सकता है कि उसमें क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो इंसानी दिमाग है वो पूरी गीता समझ सकता है, रटने की जरूरत नहीं है उसे। डेटा स्टोर करने के लिए तो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, रटना क्यों है यार। इंफॉर्मेशन सिर्फ एक कमोडिटी है, इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ पीस ऑफ कमोडिटी। तुम्हारे पास मोबाइल है, तुमने टाइप किया गंगा की लेंथ क्या है, आ गई, लेकिन समझना पड़ेगा कि वाई गंगा बिकेम एन इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इंडिया, वाई गंगा इज बिलीव्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट या होली या सेक्रेड रिवर इन द कंट्री। ये समझने का कॉन्सेप्ट है। रटना तो बहुत आसान है कि 1000 BC में लोहे की खोज होती है, उसके बाद ऐसा हुआ वैसा, ये तो रटने का, ये तो इंफॉर्मेशन है, कमोडिटी है। अब आपको समझना पड़ेगा कि लोहे की खोज होने से कल्चर में क्या चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, है ना, समझना है। स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। और बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर सोचते हैं कि नहीं वो फिजिक्स केमिस्ट्री तो रटने वाला सब्जेक्ट, समझने वाला सब्जेक्ट है, वो तो हम समझ लेते हैं सर, हमारा बढ़िया है साइंस, हम मैथ्स बढ़िया करते हैं, एसएसटी याद नहीं होती है सर। तो किसने कहा है याद करने के लिए एसएसटी तुमसे? क्यों याद कर रहे हो? मत करो याद। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हिंदी में क्या कहते हैं सोशल साइंस को? सामाजिक विज्ञान। विज्ञान है ये। सीबीएसई क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इट्स अ साइंस ऑफ सोसाइटी। ये समाज का विज्ञान है, इससे ज्यादा समझने का सब्जेक्ट ही नहीं है यार। इसको समझिए, रटिए मत। तो कई लोग तो प्रसाद बोलते हैं भगवान का कि बस भगवान 10वीं में पास करा दो एसएसटी के अंदर, उसके बाद तो जेई की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे। अरे तो अभी 1 साल तो और पढ़ना है, कितना रटोगे? एग्जामिनर के पास तो क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं 1000 और उसके आंसर देने के तरीके हैं 10,000। कहां तक रटते रहोगे? कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट अगर तुमने पकड़ लिया कि रिवर एंड आइलैंड क्या है, क्योंकि जब नदियां नीचे आती हैं पहाड़ों से तो पानी के साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं। And as soon as these rivers enter the plains, because their velocity is reduced, the sediments are deposited. They form river and islands. Example क्या है? मजूली आइलैंड असम में, ब्रह्मपुत्र रिवर। समझ रहे हो? कंसेप्ट पकड़ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिवर एंड आइलैंड्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं ये। ठीक है, चलिए। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। We can divide the northern plains into 3 parts, है ना, ऐसे longitudinal parts बनाएंगे। नदियों के आधार पर ही है। हमने कहा था ना कि northern plains are formed because of the interplay of 3 major river systems। यही कहा था हमने। देखो एक बार, ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, यही कहा था ना कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, बिकॉज ऑफ दीज 3 मेजर रिवर सिस्टम्स नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड। तो इसी आधार पर, इसी बेसिस पर वी कैन डिवाइड द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स इनटू 3 पार्ट्स। देखो जरा, पहला है पंजाब प्लेन्स, द फर्स्ट पार्ट, एंड विच इज एक्चुअली अ वेरी लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये पार्ट है पंजाब प्लेन्स। दिस पार्ट इज नोन एज पंजाब प्लेन्स। पंजाब, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर मान लीजिए कि ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसका वेस्टर्न पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम कहेंगे पंजाब प्लेन्स। ठीक है, ये मेजरली इंडिया में पंजाब स्टेट को कवर करता है और इसका एक बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान में है। आज इस पंजाब प्लेन्स का एक बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा अब बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर सिस्टम, तो हम कहेंगे रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां मिलकर बनाती हैं पंजाब प्लेन्स को। ठीक है, और ये जो एरिया है, इट इज वेरी मच डोमिनेटेड बाय दोआब्स। अब जिन्हें दोआब शब्द का मतलब नहीं पता है, देखिए इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक है दो का मतलब है 2 और आब का मतलब है पानी। एनी एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय 2 रिवर्स। एक ऐसा एरिया, एक ऐसी सरजमी जिसको 2 नदियां मिलकर सींचती हैं।
एन एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय 2 रिवर्स, इसे हम कहते हैं दोआब। तो पहला पार्ट है पंजाब प्लेन्स। दूसरा पार्ट दैट इज गंगा प्लेन्स। गंगा, इंडिया में जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका सबसे बड़ा पार्ट है गंगा प्लेन्स। देखो पंजाब जो स्टेट है, पंजाब तो चला गया पंजाब प्लेन्स में, उसके बाद देखो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये जो पूरा बेल्ट है ये पूरा गंगा प्लेन्स का पार्ट है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, दिस एंटायर एरिया इज अंडर गंगा प्लेन्स। तो घग्गर से लेकर तीस्ता नदी तक, फ्रॉम घग्गर ऑल द वे टू रिवर तीस्ता, दिस इज गंगा प्लेन्स। ये गंगा प्लेन्स है, बहुत बड़ा पार्ट है। हरियाणा से लेकर बंगाल कितना बड़ा पार्ट हो गया यार नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो ये जो सेकंड पार्ट है गंगा प्लेन्स इन इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हरियाणा, कवर्स दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये पूरा एरिया, ये पूरा बेल्ट, ये पूरा रीजन है गंगा प्लेन्स। और तीसरा पार्ट जो है, जो ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट है, दैट इज ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये ईस्टर्न पार्ट है एंड इट मेजरली कवर्स द एरिया इन असम। असम वाला जो पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आएगा। तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स पंजाब से असम तक है। तो पंजाब वाला पार्ट, इंडस वाला पार्ट, ये पंजाब प्लेन्स में आ गया। असम वाला पार्ट ये ब्रह्मपुत्र प्लेन में आ गया। बीच का जो पूरा पार्ट है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड बंगाल, ये पूरा पार्ट है गंगा प्लेन्स। तो हम पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिवर सिस्टम्स। इंडस रिवर सिस्टम वाला पार्ट है पंजाब प्लेन्स, गंगा रिवर सिस्टम वाला पार्ट है गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये 3 पार्ट्स आपको याद रखने हैं। ऑलराइट, इसे मत भूलिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स में हम एक डिवीजन और कर सकते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। We can classify different regions of northern plains on the basis of relief features या फिर its topography, है ना। जमीनी सतह या टेरेन के हिसाब से, उसकी टेरेन के हिसाब से हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 अलग अलग बेल्ट या 4 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीजन है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगड़ और चौथा है खादर। एक बार देखिए, अब ये नाम थोड़ा सुनने में अजीब लग सकते हैं बट ये उतना ही आसान भी हैं। दीज आर क्वाइट सिंपल। पहला है भाबर, द फर्स्ट वन इज भाबर। भाबर एक बहुत ही नैरो बेल्ट है, जहां से नॉर्दर्न प्लेन्स की शुरुआत हो रही है ना, वो भाबर बेल्ट है ना। पहले हमने क्या किया, देखो ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हमने इसके पार्ट्स डिवाइड कर दिए थे। हमने कहा था कि एक पंजाब प्लेन्स है, एक गंगा प्लेन्स है, एक असम प्लेन्स है ना। पंजाब, गंगा एंड असम प्लेन्स या फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, हमने 3 डिवीजन कर दिए थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। मान लीजिए कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स है पूरा, तो हम इसका ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ऐसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहली जो बेल्ट है दैट इज भाबर बेल्ट, दैट इज भाबर रीजन। ज्यादा विड्थ नहीं है, इसकी विड्थ काफी कम है। इट इज जस्ट 8 to 16 किलोमीटर्स वाइड, दैट्स इट, भाबर, है ना। इट्स अ नैरो बेल्ट। अब इस एरिया में काफी पत्थर मिलेंगे आपको, क्योंकि फुट हिल्स के बाद वाला पार्ट है, जहां पर हिमालयाज की जो फुट हिल्स हैं वो खत्म हो रही हैं, वहां से भाबर बेल्ट शुरू हो रहा है। इस एरिया में वो काफी पत्थर मिलेंगे, चट्टानों के टुकड़े मिलेंगे, है ना। दैट्स द रीजन स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस बेल्ट। जो नदियां पहाड़ों से आ रही हैं वो यहां पर एक बार के लिए गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, और यही भाबर को क्रॉस करके नदियां वापस बाहर निकल जाती हैं। और उस बेल्ट को कहते हैं तेराई, उस क्षेत्र को कहते हैं तेराई क्षेत्र, तेराई रीजन, तेराई रीजन। अब क्योंकि यहां पर जो स्ट्रीम्स हैं, जो रिवर्स हैं, वो री एमर्ज होती हैं, तो ये एरिया एक बहुत ही दलदली इलाका है, वेट, स्वाम्पी, मार्शी, दलदली इलाका, है ना। दलदल कहते हैं ना, स्वाम्पी एरिया, मार्शी लैंड, तेराई। और इस रीजन में आपको बहुत ही डेंस फॉरेस्ट कवर मिलेगा, बहुत ही रिच वाइल्ड लाइफ मिलेगी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो पहला बेल्ट है भाबर, फॉलोड बाय तेराई। इसके बाद 2 एरियाज हैं, 2 बेल्ट्स हैं, बांगड़ और खादर।
वन इज बांगड़ एंड द अदर वन इज खादर। बांगड़ को हम कहते हैं ओल्ड एलुवियम, खादर को कहते हैं न्यू एलुवियम या फिर यंगर एलुवियम। वैसे इन चारों में से सबसे बड़ा पार्ट है बांगड़। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स अमंगस्ट ऑल दीज फोर। इन चारों में से सबसे बड़ा एरिया है बांगड़, इसको ओल्ड एलुवियम भी कहते हैं। और इस बेल्ट में आपको छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, कैल्केरियस डिपॉजिट्स मिलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं कंकड़। अब कंकड़ आप जानते हैं कि ये जो कंकड़ है ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, हिंदी का शब्द है कंकड़, है ना। तो कंकड़ कौन से रीजन में है? बांगड़ में है, जिसे हम ओल्ड एलुवियम कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो खादर बेल्ट है, खादर, इसे कहा जाता है न्यू एलुवियम, यंग एलुवियम। क्यों? इट इज रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर बाय द रिवर्स। देखिए, मान लीजिए कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कि ये इस तरफ से, दो तरफ से इस तरह से रिवर बैंक है और बीच में नदी निकल के आ रही है, ऐसे यहां से नदी का पानी आ रहा है। इस नदी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रिवर, यहां पर सेडिमेंट्स आते रहेंगे। जो रिवर बैंक है ना, ये रिवर बैंक, यहां पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहेंगे। तो ये एरिया हमेशा बहुत फर्टाइल रहेगा, इसी को कहते हैं खादर रीजन। इट इज वेरी सूटेबल, इट इज वेरी आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल एरिया है। नदी के दोनों तरफ वाला जो पार्ट है, द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द रिवर्स, है ना, द एडजेसेंट एरिया ऑफ द रिवर, रिवर बैंक वाला जो एरिया है, जो नदियों के तट हैं, उन्हीं को कहा जाता है खादर। वेरी फर्टाइल। तो ये चार रीजन्स हमें पता होने चाहिए, भाबर, तेराई, बांगड़ और खादर। ये चार बेल्ट आपको पता होना चाहिए। पहली है भाबर, नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर की बेल्ट है। यहां पे पत्थर हैं काफी, रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं। उसके बाद ये वापस निकलती हैं तेराई रीजन में, विच इज अ वेट, स्वाम्पी एंड मार्शी एरिया। काफी डेंस फॉरेस्ट है वहां पर, घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है। इसके बाद है बांगड़, विच इज ओल्ड एलुवियम, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स है। और यहां पर छोटे छोटे कैल्केरियस डिपॉजिट्स हैं, जिन्हें हम कंकड़ कहते हैं। और चौथी बेल्ट है खादर, चौथी बेल्ट है खादर, ठीक है। ये न्यू एलुवियम है, यंग एलुवियम है, इट्स वेरी फर्टाइल, इट्स रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर बाय द रिवर्स एंड इट्स वेरी सूटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो ये चार बेल्ट्स आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। ऑल दीज 4 बेल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए चारों बेल्ट्स, भाबर, तेराई, बांगड़ और खादर, ये चारों बेल्ट्स आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो सक्सेसफुली हमने 2 फिजियोग्राफिक डिविजन्स को कवर कर लिया है। वेरी सक्सेसफुली वी हैव डन दिस। पहला हिमालयाज और दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स। अब बात करते हैं तीसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में, तीसरे फिजिकल फीचर के बारे में, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर, प्रायद्वीप, और प्लेट्यू मतलब पठार। पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर, पेनिनसुला का क्या मतलब है? ये तो पढ़ा है वर्ड, कोई नया शब्द नहीं है। पेनिनसुला का हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। एक ऐसा भूभाग जिसके 3 तरफ पानी है, अ लैंड मास या अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडियन पेनिनसुला ही है यार। मतलब कभी कभी लगता है कि ये जो पेनिनसुला वर्ड है ना, ये बना ही इंडिया के लिए है। मतलब ये जो ट्राइंगुलर शेप है इंडियन लैंड की, ये यहां पर पानी है, यहां पर पानी है और यहां नीचे पानी है। कभी कभी लगता है पेनिनसुला वर्ड ही इंडिया के लिए बनाया गया है बस। 3 तरफ पानी है, 3 डायरेक्शंस। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्लेट्यू एक्चुअली आपको पता है, प्लेट्यू है ना, तिब्बतन प्लेट्यू आपने नाम सुना होगा, तिब्बत के पठार। प्लेट्यू इज एक्चुअली अ टेबल लैंड, इट्स अ टेबल लैंड, है ना। प्लेट्यू कैसा होता है? ऐसा ऐसा ऐसा। पहाड़ में और प्लेट्यू में यही तो फर्क है। जो माउंटेन है वो ऊपर से माउंटेन पीक होती है, ऐसे कोनिकल शेप में होता है, लेकिन ये टेबल लैंड होती है, ये ऊपर से फ्लैट होता है ना। ये देख रहे हो ना, ये एक प्लेट्यू है, पहाड़ नहीं है ये, इट्स अ प्लेट्यू। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है,
इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स, आइग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आइग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बने हैं, है ना। जो अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से भी है, आइग्नियस रॉक्स मतलब आग्नेय चट्टान, आपने जरूर पढ़ा होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। आइग्नियस रॉक्स पढ़े होंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़े होंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े होंगे, है ना। आइग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो जिनका ओरिजिन वॉल्केनिक होता है। जब वॉल्केनो फटता है, ज्वालामुखी फटता है, तो जो मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है, वो जब लावा ठंडा हो जाता है, आफ्टर कूलिंग डाउन ऑफ दैट लावा इट सॉलिडिफाइज, और उससे बनते हैं आइग्नियस रॉक्स। ठीक है, आग्नेय चट्टान। तो ये आइग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू। दूसरी बात, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका फॉर्मेशन हुआ था बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के टूटने और सरकने की वजह से, बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, और यही रीजन है Peninsular Plateau is considered as the oldest landmass in the world. One of the oldest, I should say. One of the oldest land masses in the world. Peninsular Plateau. ये हिमालय से तो बहुत पुराने हैं। हिमालयस को तो हमने कहा था ना यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयस के बारे में तो हमने यही कहा था, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग। लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में क्या कह रहे हैं? ओल्डेस्ट लैंड मास। तो बहुत बार एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं, ओल्डेस्ट लैंड मास में हिमालयस का नाम लिख देते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को समझने के लिए हम लोग इसको दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में, दो डिविजन्स में हम इसको बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार। सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। अब ये डिवीजन किस बेस पर किया है वो समझिएगा। ऑन व्हाट बेसिस दिस डिवीजन हैज बीन डन। देखिए, इस डिवीजन का बहुत सिंपल आधार है। भाई मान लीजिए कि ये इंडिया है ना। आपको पता है कि ऑलमोस्ट, है ना, सेंट्रल इंडिया हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है कुछ इस तरह से, और ये अरेबियन सी में जाती है। इस रिवर को हम कहते हैं रिवर नर्मदा। ये नर्मदा नदी है। इसको हमने रेफरेंस लाइन मान लिया, हमने इसे रेफरेंस की तरह ले लिया कि नर्मदा के जो ऊपर वाला पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, नर्मदा के जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, और नर्मदा के नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपको रेफरेंस समझना हो तो सिर्फ इतना से ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको कि अगर ये इंडियन लैंड है और यहां पर बीच में नर्मदा रिवर ऐसे क्रॉस कर रही है, समथिंग लाइक दिस, हमारे लिए ये रेफरेंस है। इस नर्मदा के ऊपर वाला पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, और इस नर्मदा के जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे डेक्कन प्लेट्यू। ये दो पार्ट्स हैं सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। ये पूरा मिलाकर बनता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये नदी कौन सी है? रिवर नर्मदा। ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज रिवर नर्मदा। तो जब हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करेंगे, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, इट इज अबव नर्मदा, ध्यान रखिएगा। इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, सेंट्रल हाईलैंड्स, ये नर्मदा के ऊपर है। इट मेजरली कवर्स द एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, मालवा पठार, मालवा प्लेट्यू का बहुत बड़ा पार्ट इसमें आता है सेंट्रल हाईलैंड्स में। अब थोड़ा समझिएगा, सेंट्रल हाईलैंड्स के नीचे है विंध्याचल रेंज, टू द साउथ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स यहां पर है विंध्याचल रेंज, इस जगह पर ये विंध्याचल रेंज है। ठीक है, इसके साउथ में विंध्याचल रेंज है, इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज हैं, यहां पर अरावलीज हैं। ठीक है, इसके ईस्ट में बुंदेलखंड और बागेलखंड है, बुंदेलखंड और बागेलखंड यहां पर। इन द ईस्ट यू विल फाइंड
बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। और अगर आप फर्दर ईस्ट में जाएंगे यू विल फाइंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। बहुत जबरदस्त ज्योग्राफी है। जब सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं तो दिमाग में ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल हाईलैंड्स कौन सा हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो नर्मदा के ऊपर वाला पार्ट है। टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा वी हैव सेंट्रल हाईलैंड्स, ये मालवा प्लेट्यू कवर करता है। इसके साउथ में है विंध्याचल रेंज, नॉर्थ वेस्ट में है अरावलीज, इसके ईस्ट में है बुंदेलखंड और बागेलखंड, और फर्दर ईस्ट में है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब इस एरिया में आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स मिलेंगी, जैसे कि चंबल नदी, चंबल रिवर, चंबल रिवर, सिंध, बेटवा, केन, ये इस एरिया की सेंट्रल हाईलैंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है दामोदर रिवर, विच इज पॉपुलरली नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख, क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत आती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अब सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में एक छोटी सी बात याद रखिएगा। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। दे आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट, यानी कि कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे, वाइडर इन द वेस्ट, नैरोअर इन द ईस्ट। देख रहे हो, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। दे आर वाइडर इन द वेस्ट, नैरोअर इन द ईस्ट। ये विड्थ ज्यादा है, ये विड्थ कम है। ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स, ये नर्मदा के ऊपर हैं, दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, इट कवर्स मालवा प्लेट्यू, इसके साउथ में है विंध्याचल रेंज, इसके नॉर्थ वेस्ट में है अरावलीज, इसके ईस्ट में है बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, और फर्दर ईस्ट में है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, और छोटा नागपुर प्लेट्यू के इलाके की एक रिवर है दामोदर रिवर, है ना। ये कुछ बातें हैं अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स। अब जो दूसरा पार्ट है, नर्मदा के नीचे वाला पार्ट, इसे हम कहेंगे डेक्कन प्लेट्यू। ये जो पार्ट है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू है, और डेक्कन प्लेट्यू कुछ ट्रायंगुलर है शेप में, ये डेक्कन प्लेट्यू है। तो डेक्कन प्लेट्यू इज एक्चुअली अ ट्रायंगुलर लैंड मास। ये है डेक्कन प्लेट्यू, इट्स अ ट्रायंगुलर लैंड मास टू द साउथ ऑफ नर्मदा। ये नर्मदा के नीचे है, समझ गए, इट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा। इसके नॉर्थ में है सतपुड़ा रेंज, इसके ऊपर है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, इसके ईस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जैसे कि महादेव हिल्स, कायमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये इसके ईस्ट में है। ठीक है ना। और अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, डेक्कन प्लेट्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कैसे, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इट इज हायर इन द वेस्ट एंड लोअर इन द ईस्ट, इट हैज अ स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट। यानी कि डेक्कन प्लेट्यू ऐसे नहीं, ऐसे है, समझ रहे हो, इट इज स्लाइटली लोअर डाउन, इसका जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, डेक्कन प्लेट्यू की जो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हैं, व्हाई दे ड्रेन टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं ये बे ऑफ बंगाल की तरफ क्यों जाती हैं, अरब सागर में क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि जो जमीन का स्लोप है, जहां पर ढलान होगी, जहां पर स्लोप होगा, पानी वहीं तो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल, एक बहुत सिंपल फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है कि जिस तरफ ढलान होगी पानी उस तरफ जाएगा। तो जमीन की जो ढलान है, जो स्लोप है, वो टुवर्ड्स ईस्ट है, क्योंकि वेस्ट से डेक्कन प्लेट्यू थोड़ा सा उठा हुआ है ऐसे, तो पानी कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ। यही रीजन है कि ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं सदर्न इंडिया में, डेक्कन इंडिया में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। ठीक है, तो ये उसका रीजन है, दिस इज द रीजन, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए। इसी डेक्कन प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, जिसे हम कहते हैं मेघालय प्लेट्यू, कार्बी अंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ काचर हिल्स।
ये डेक्कन प्लेट्यू का ही नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है। मेघालय प्लेट्यू, कार्बी अंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ काचर हिल्स, ये इन्हीं का एक्सटेंशन है। ठीक है, और इसी एरिया में आपको इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स मिलेंगी, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। हम अक्सर कहते हैं ना गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ध्यान रखिएगा, पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। जब हमने पूर्वांचल की बात की थी वहां पर अलग था, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, वो वहां पर था। यहां पर वी हैव गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। तो जब हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा। इसके नॉर्थ में है सतपुड़ा रेंज, इसके ईस्ट में है महादेव हिल्स, कायमूर हिल्स, मैकाल रेंज। इसका जो स्लोप है इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट, इट इज हायर इन द वेस्ट। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स, द मेजर रिवर्स ऑफ डेक्कन इंडिया, दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ये उसका रीजन है। इसका एक नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है मेघालय प्लेट्यू, कार्बी अंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ काचर हिल्स, और इसी एरिया में यू विल फाइंड खासी हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो पार्ट्स हैं। वी कैन डिवाइड द एंटायर पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स। इसके बेसिस पर रेफरेंस क्या लिया है? रिवर नर्मदा। नर्मदा के आधार पर था ना, रिवर नर्मदा। नर्मदा के ऊपर है सेंट्रल हाईलैंड्स और नर्मदा के नीचे है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये बेटा ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा नाम ज़्यादा है बस, है ना। इस आपका जो पूरा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है, इसमें थोड़ा सा नाम ज़्यादा है। विंध्याचल रेंज का नाम आ जा रहा है, सतपुड़ा रेंज, मालवा, है ना, बुंदेलखंड, बागेलखंड, थोड़ा सा नाम एक्स्ट्रा है बट ईजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इससे अगर हम आगे चलेंगे, इफ यू विल मूव फर्दर, इसी का ही डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है घाट्स। अब एक गलती बच्चे कर जाते हैं, बहुत बच्चों को लगता है कि घाट्स और कोस्ट एक ही होते हैं, बट दे आर नॉट द सेम। ध्यान रखिएगा मेरी बात, प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स। घाट्स और कोस्ट ये सेम नहीं होते हैं, ये अलग अलग हैं। अब कैसे अलग अलग हैं सुनिएगा। अगेन आई ड्रॉ वेरी स्मॉल मैप, आप देखिएगा जरा। मान लीजिए बेटा ये कि इंडिया है, सिर्फ मान लीजिए, ठीक है। और हमने कहा था ये है डेक्कन प्लेट्यू, जो बीच में ट्रायंगुलर लैंड मास है, ये डेक्कन प्लेट्यू है। ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है ये तो है कोस्ट। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये तो कोस्ट लाइन है, समुद्री तट है। हिंदी में यही कहते हैं ना, समुद्री तट है, समुद्री किनारा है, ये तो कोस्ट है। जो मैंने ग्रीन बनाया है ये डेक्कन प्लेट्यू है। जो बीच में गैप आप देख रहे हैं, जो गैप आप बीच में देख रहे हैं, ये वाला गैप, इसे हम कहेंगे घाट्स। तो घाट्स एक्चुअली में कहां पर है? अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करता हूं तो वेस्टर्न घाट इज बिटवीन डेक्कन प्लेट्यू एंड वेस्टर्न कोस्ट। अगर मैं वेस्टर्न घाट्स की बात करता हूं, वेस्टर्न घाट्स दे आर बिटवीन डेक्कन प्लेट्यू एंड वेस्टर्न कोस्ट। अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की बात करता हूं, दे आर बिटवीन डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्टर्न कोस्ट। कोस्ट तो ये इलाका है, ये समुद्री इलाका है, समुद्री तट, ये है कोस्ट। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू और कोस्ट के बीच में जो जगह है इसे हम कहते हैं घाट्स। समझ रहे हो? तो आपको ध्यान रखना है कि घाट्स लाई बिटवीन डेक्कन प्लेट्यू एंड द कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है ईस्टर्न घाट्स। तो एक डिफरेंशिएशन हमने तैयार किया है, क्योंकि एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। अब भाई तुम रटते बैठोगे, फिर उसको रटने की जरूरत नहीं है। ये जो स्लाइड है ना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। कैसे समझना, एक सीधा डिफरेंशिएशन आपको दिखाई देगा। सबसे पहले मान लीजिए वेस्टर्न घाट्स को देखिए एक बार। वेस्टर्न घाट्स आर पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट्स आर पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न घाट्स कहां से कहां तक हैं? ईस्टर्न घाट्स महानदी वैली से शुरू होते हैं एंड दे स्ट्रेच ऑल द वे टू नीलगिरीज। तो वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट की तरफ हैं, ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न कोस्ट की तरफ हैं, महानदी वैली से नीलगिरीज तक। दूसरा पॉइंट, वेस्टर्न घाट्स
दे आर वेरी कंटिन्यूअस रेंज, इट्स अ देर क्वाइट कंटिन्यूअस। लेकिन जो ईस्टर्न घाट हैं दे आर डिसकंटिन्यूअस, दे आर इररेगुलर। क्यों? कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इररेगुलर एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स। क्या रीजन है इसके पीछे? अब रीजन बहुत सिंपल है, वैसे तो रीजन काफी सिंपल है। देखो, एक बात ध्यान रखिएगा यहां पर, ईस्टर्न घाट्स आर डिसेक्टेड बाय द रिवर्स, दे आर डिसेक्टेड बाय द रिवर्स। अब इस बात का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। अभी हम बात कर रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स ऑफ डेक्कन इंडिया, चाहे हम महानदी की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा कावेरी की बात करें, ऑल दीज रिवर्स ये कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए किसको क्रॉस करना पड़ेगा? ईस्टर्न घाट्स को या वेस्टर्न घाट्स को? टू गो इनटू बे ऑफ बंगाल, टू ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, दे नीड टू क्रॉस ईस्टर्न घाट्स। तो जब ईस्टर्न घाट से पानी गुजरेगा उसको तोड़ेगा कैसे? फिर से देखिए, ये इंडियन कोस्ट लाइन है। जब नदियां जाएंगी, एक नदी यहां से जा रही है, एक नदी यहां से जा रही है, एक नदी ऐसे जा रही है, एक नदी ऐसे जा रही है। ये जब रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, BOB है, ये जब बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं तो यार ये घाट्स को तोड़ते हुए ही जाएंगी। तो ये घाट्स जो हैं वो टूटेंगे बीच बीच में से, ऐसे इस तरह से। दीज घाट्स आर नॉट रेगुलर, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर हैं, कंटिन्यूअस हैं। देख रहे हो ना, ये फर्क है। तो वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस while ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इररेगुलर। व्हाई? बिकॉज दे आर डिसेक्टेड बाय द रिवर्स। ये वेस्टर्न घाट्स में नहीं होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। एक और डिफरेंस भी है, एक और डिफरेंस भी है। देखिए क्या है डिफरेंस। एक और डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है वो 900 से 1600 मीटर्स है, एवरेज हाइट, एवरेज एलिवेशन। लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो थोड़ा नीचे हैं, देयर एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर्स। यहां पर है 900 से 1600, 900 टू 1600 मीटर्स, लेकिन यहां पर है 600 मीटर। वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो अनामुडी है। वैसे तो और भी है, अनामुडी है, डोडा बेटा है। हाईएस्ट माउंटेन पीक है अनामुडी वेस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट माउंटेन पीक है महेंद्रगिरी। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट माउंटेन पीक अनामुडी, ईस्टर्न घाट्स की महेंद्रगिरी। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स में एक और फेनोमेना है जिसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्लास 9 में जब आपने क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा होगा और वहां पे आपने मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि इंडियन मॉनसून जब आता है तो द इनर साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में बारिश नहीं हो पाती है। भाई यार ये पहाड़ है और यहां से मान लो रेन बियरिंग क्लाउड्स आ रहे हैं, तो यहां पर तो बारिश हो जाएगी, यहां पर बारिश नहीं होगी। तो इसे हम कहेंगे कि ये रेन शैडो रीजन है, रेन शैडो, ये रेन शैडो रीजन है, यही कहेंगे ना। तो वेस्टर्न घाट्स में आप देखोगे वी रिसीव ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये ईस्टर्न घाट्स में नहीं है। और एक और बात है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे प्रोग्रेसिवली, देयर हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप वेस्टर्न घाट्स में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो उसकी हाइट बढ़ेगी। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ये दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड बिटवीन ईस्टर्न घाट्स, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी में एक दो पॉइंट्स और हैं ध्यान रखने वाले। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय डेक्कन ट्रैप। डेक्कन प्लेट्यू का ही एक पार्ट है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का मतलब बहुत सिंपल है, डेक्कन प्लेट्यू का वो पार्ट जहां पर ब्लैक सॉइल, काली मृदा, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। देखिए जरा डेक्कन ट्रैप क्या होता है, व्हाट इज डेक्कन ट्रैप? द ब्लैक सॉइल रीजन, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू का जो ब्लैक सॉइल रीजन है उसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं।
और ब्लैक सॉइल बनती है आइग्नियस रॉक्स से, और आइग्नियस रॉक्स का वॉल्केनिक ओरिजिन है, हमने अभी बात की थी, है ना, कि लावा के ठंडे होने से वो जब सॉलिडिफाई होता है तो आइग्नियस रॉक्स बनते हैं, और इन्हीं आइग्नियस रॉक्स से ब्लैक सॉइल बनती है। एंड दिस ब्लैक सॉइल इज वेरी सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कपास की खेती के लिए ये बहुत अच्छा है, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कपास की खेती के लिए। इसीलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा अरावलीज के बारे में। अरावलीज के बारे में बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि अरावलीज रन ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में है अरावलीज। ठीक है ना, मान लीजिए कि आपको पता है ना मेजरली राजस्थान में है ये, तो मान लीजिए कि ये राजस्थान का एरिया है, ये राजस्थान को डायगनली डिवाइड करती है, इट डिवाइड्स राजस्थान डायगनली। ठीक है, तो ये राजस्थान को बिल्कुल दो ऑपोजिट ज्योग्राफीज में डिवाइड कर देती है। यहां पर तो बारिश होती है, यहां पर तो रेनफॉल होता है, और यहां पर रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता, यहां पर डेजर्ट है, इस एरिया में डेजर्ट है, क्योंकि जो मॉनसून है वो ऐसे निकल जाता है यहां से, समझ रहे हो। यहां पर गुजरात है नीचे, दिस इज गुजरात एरिया, ऊपर दिल्ली आ जाता है या गुड़गांव आ जाता है, देख रहे हो ना। तो अरावलीज एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, है ना, ऐसे डायगनल, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन है इसकी, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ डायगनल है अरावलीज। ठीक है, तो अरावलीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब जो अगला फिजियोग्राफिक डिविजन है, देखिए ये 6 डिविजन्स में से 3 तो थोड़ा बड़े थे, 3 डिविजन्स बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक पेज के हैं यार। जैसे कि 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या द थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल। अब आप जानते हैं कि जो थार डेजर्ट है ये एक सैंडी प्लेन है, ये एक हॉट डेजर्ट है, दिस इज एक्चुअली अ हॉट डेजर्ट। इसमें सैंड ड्यून्स हैं, सैंडी प्लेन्स हैं, है ना। यहां पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ड्राई, एरिड का मतलब होता है ड्राई, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, ड्राई, क्योंकि रेनफॉल बहुत लो है, लेस देन 150 मिलीमीटर्स ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल, लेस देन 150 मिलीमीटर्स ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्राई नहीं होंगी तो क्या होंगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ड्राई हैं। वेजिटेशन कवर बहुत बहुत पुअर है, एक पेड़ यहाँ लगा है, अगला पेड़ 1 किलोमीटर दूर पर लगा है, यू विल फाइंड वेरी वेरी लेस एंड वेरी पुअर वेजिटेशन कवर। ठीक है ना। अब इस एरिया के अंदर, अब ऑफ कोर्स ये तो हमने अभी बात की थी, अभी अगर आपको याद हो, डेजर्ट कहां पर है, टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज, ये अरावलीज के वेस्ट में है, देखो इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज। अब इस डेजर्ट में आपको 1-2 नदियां मिलेंगी, वो भी सीजनल हैं, जैसे लूनी रिवर, रिवर लूनी, लूनी नदी जो है इस एरिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ये सीजनल रिवर है, बारिश जब होगी तो पानी भर जाएगा वरना सूख जाती है लूनी नदी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थार डेजर्ट के बारे में जब क्वेश्चन बन जाता है वो यहां से बनता है, बरखान से। कि बरखान क्या होते हैं, बारकन वारकन नहीं बोलते हैं इसको, बरखान होते हैं ये। बरखान का मतलब होता है क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, क्रीसेंट शेप्ड, अर्धचंद्राकार, क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। इस तरह के सैंड ड्यून्स आपको या तो जैसलमेर के इलाके में मिलेंगे, या थोड़ा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे मिलेंगे, या तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, क्योंकि देखो जो थार डेजर्ट है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, उसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है। तो इस तरह के सैंड ड्यून्स जिनको हम बरखान कह रहे हैं, या तो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है या जैसलमेर के इलाके में है। ठीक है, बरखान, ये ध्यान रखिएगा। ये है इंडियन डेजर्ट के बारे में, बस इससे बाहर नहीं पूछेगा कोई भी क्वेश्चन, इतना ही पता होना चाहिए। थार डेजर्ट के बाद जो नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट इज द कोस्टल प्लेन्स। अब ध्यान रखिएगा, पहले हमने बनाया था ना कि घाट्स क्या होते हैं, कोस्ट क्या होते हैं, तो कोस्ट वो इलाका है, कोस्टल प्लेन्स वो इलाका है जो बिल्कुल समुद्र के नजदीक है, जो समुद्री इलाका है, कोस्टल एरियाज, कोस्टल प्लेन्स। तो आप जानते हैं कि इंडिया में 2 कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल वाला इलाका है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स
जो तमिलनाडु, आंध्र और उड़ीसा वाला इलाका है, तो 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 2 डिविजन्स हम कर सकते हैं। पहला है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द फर्स्ट पार्ट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, एक तरफ है अरेबियन सी, एक तरफ है अरेबियन सी, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न घाट्स। इसके बीच में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो इट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है बेटा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, समझो जरा। भाई मान लो कि ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3। पहले पार्ट को हम कहेंगे कोंकण। ये वाला पार्ट, ये है कोंकण। ठीक है, जो मुंबई गोवा पार्ट है, मुंबई गोवा पार्ट, ये कोंकण है। जो दूसरा पार्ट है, कर्नाटक वाला पार्ट है, इसे हम कहेंगे कन्नड़ प्लेन। कन्नड़, ये कन्नड़ प्लेन है। कर्नाटक वाला पार्ट, ये कन्नड़ प्लेन है। और जो नीचे केरल वाला पार्ट है, दिस विल बी कॉल्ड एज मालाबार कोस्ट। दिस पार्ट विल बी नोन एज मालाबार कोस्ट। जो सदर्न पार्ट है, जो केरल वाला पार्ट है, दिस विल बी पॉपुलरली नोन एज मालाबार कोस्ट। तो ये 3 पार्ट्स में हम पूरे वेस्टर्न कोस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। मुंबई गोवा पार्ट कोंकण, कर्नाटक वाला पार्ट कन्नड़ प्लेन, और केरल वाला पार्ट मालाबार। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, प्लीज याद रखिएगा। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? कोंकण, मुंबई गोवा पार्ट। सेंट्रल पार्ट का क्या नाम है? कन्नड़ प्लेन, कर्नाटक वाला पार्ट। और सदर्न मोस्ट पार्ट का नाम है मालाबार कोस्ट, केरल वाला पार्ट। तो ये 3 पार्ट्स ध्यान रखने हैं आपको, 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। वहीं दूसरी तरफ व्हेन वी टॉक अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, देखो एक तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में ये बात पता होनी चाहिए आपको। यू शुड नो वन थिंग कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, दे आर एक्चुअली मोर वाइड, दे आर वाइडर, दे आर मोर लेवल्ड। अगर आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को, जो तमिल ओडिशा वाला जो ये पूरा बेल्ट है, इसको अगर आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कंपेयर करेंगे, दे आर वाइडर, दे आर मोर लेवल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, इस बेल्ट के 2 ही पार्ट हैं, 1 एंड 2। नॉर्दर्न पार्ट को आप कहेंगे नॉर्दर्न सरकार, दिस पार्ट विल बी नोन एज नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, और सदर्न वाला पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। दिस इज कोरोमंडल कोस्ट। इसके 2 ही पार्ट्स हैं, 1 एंड 2। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न सरकार और सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। इसके बारे में ये पता होना चाहिए, 2 पार्ट्स हैं। इसके अलावा यहां से आप देखेंगे जो डेक्कन इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स हैं, बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, यहां पर ईस्टर्न कोस्ट पे दे फॉर्म देयर डेल्टाज। ये अपने डेल्टाज बनाती हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, क्योंकि कहां जा रही हैं? बे ऑफ बंगाल। सो बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल दे फॉर्म देयर डेल्टाज। डेल्टा पता है आपको, समझते हैं आप डेल्टा क्या होता है? कि जब नदी जिस एरिया में अपने डिपॉजिशंस, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, वो एरिया डेल्टा कहलाता है। तो यहां पर डेल्टाज मिलेंगे आपको इन नदियों के। कहां पर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, वेस्टर्न में नहीं, ईस्टर्न में, बिकॉज दे आर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। दूसरी बात, लेक चिलिका। लेक चिलिका विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सॉल्ट वाटर लेक, इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लेक चिलिका। कहां पर है? उड़ीसा में है, ईस्टर्न कोस्ट पर ही है लेक चिलिका। ये ईस्टर्न कोस्ट में है ना, उड़ीसा में है लेक चिलिका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट कोस्टल प्लेन्स। एंड मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट, द फाइनल
physiographic division of India, the 6th physiographic division of India, and that is the islands. Islands, ये ध्यान रखना, islands की बात करते हैं. Again, let me tell you, आप सभी को पता है, you will agree with me that in India we have two major groups of islands. Groups, एक island नहीं है, group of islands हैं. लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो पहले जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स. ये कोरल आइलैंड्स का ग्रुप है. इट्स अ ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स, है ना. और ये बहुत नजदीक है टू द मलाबार कोस्ट. केरल से काफी नजदीक है ये. अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक तो इसका नाम लक्षद्वीप बहुत बाद में पड़ा. 1973 में इट वॉज रीनेम्ड एज लक्षद्वीप. पहले इसका नाम था लैकेडिव मिनिकॉय एमिंडिवी. ये इसका पुराना नाम है. अर्लियर इट वॉज बेटर नोन एज लैकेडिव मिनिकॉय एमिंडिवी. ये इसका पहले नाम था. 1973 में इट वॉज रीनेम्ड एज लक्षद्वीप. एक तो बहुत बार मैंने देखा है बच्चे प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं करते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं. लक्षद्वीप नहीं है, इट्स लक्षद्वीप. द्वीप मतलब आइलैंड. लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं है, लक्षद्वीप, है ना. लक्षद्वीप 1973. पहले क्या नाम था? लैकेडिव मिनिकॉय एमिंडिवी. ये पहले नाम था. अब लक्षद्वीप है, ज्यादा बढ़िया है. ठीक है, ये नया नाम है. इसका एरिया बहुत कम है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. सारे आइलैंड्स को, लक्षद्वीप के सारे आइलैंड्स को जोड़ लेंगे तो एरिया कितना बनेगा? 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, जो कैपिटल है, दैट इज कवारती आइलैंड. और यहीं पर एक आइलैंड है, पिति आइलैंड. पिति आइलैंड हैज अ बर्ड सेंचुरी. ये एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है, पिति आइलैंड. इट हैज अ बर्ड सेंचुरी. बर्ड सेंचुरी है इसमें. तो दैट इज अबाउट लक्षद्वीप. एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. कैपिटल क्या है? कवारती आइलैंड. बर्ड सेंचुरी कहां पर है? पिति आइलैंड में. पुराना नाम क्या था? लैकेडिव मिनिकॉय एमिंडिवी. बाद में क्या हो गया? लक्षद्वीप. कब चेंज हुआ? 1973. ऐसे रिवाइज करना है. रिवीजन. ये नहीं किताब खोलकर बैठ गए और पढ़ रहे हैं कि अच्छा रिवाइज कर रहे हैं. नहीं, इस पर जोर डालो. रिकॉल. देखो सर, एक बात सीधा सा है, कितने भी नोट्स बना लो, एग्जाम में ना तो किताब साथ जाती है, ना आपके स्कूल की कॉपी साथ जाती है, ना ही नोट्स जाते हैं. एग्जाम में अगर कोई चीज ले जाना अलाउड है तो वो दिमाग है. अगर यहां पर नोट्स बन गए, अगर यहां पर छप गया, तो एग्जाम में बाजी मार जाओगे. और अगर नोट्स बनाते रह गए और यहां पर कुछ नहीं बैठा ना, तो कितना भी कलरफुल नोट्स बना लो, कुछ नहीं होगा. अक्सर मैं देखता हूं बच्चों को नोट्स बनाते हुए, एक तो जैसे ही बच्चे 9th में आते हैं ना, 8 तक सब ठीक रहता है. एज सुन एज जब बच्चे 9th में आते हैं तो एक नया चीज सीख जाते हैं, नोट्स बनाना. नोट्स, हाई नोट्स, हो नोट्स, नोट्स बनाने में लग जाते हैं. बड़ा बड़ा रजिस्टर लाएंगे, कलरफुल पेन लाएंगे, रंगीन पेन लेकर बैठते हैं, लाल पीला काला नीला, हर तरह के पेन, पेंसिल कलर, पेंसिल, हाइलाइटर, सब. और कई लोग तो ऐसा हाईलाइट करते हैं किताब को, पूरी किताब, पूरी एनसीईआरटी को रंगीन बना देते हैं. कई लोग नोट्स बनाएंगे. नोट्स आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी को या फिर टेक्स्ट बुक को ही उठाकर कॉपी कर दिया है रजिस्टर के अंदर, बट इन अ मोर कलरफुल फैशन. नोट्स बनाने में ये सब फालतू चीजों में टाइम वेस्ट मत करो. आपको लगता है नोट्स की जरूरत है तो बनाइए, ठीक है, बट दैट शुड नॉट बी टाइम वेस्टिंग. नोट्स बनाए जाते हैं टाइम को बचाने के लिए, कि जब रिवीजन करेंगे तो टाइम बच जाएगा. लेकिन उल्टा मत कर दीजिएगा कि नोट्स बना रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है. दैट शुड नॉट बी द केस. ठीक है, नोट्स बनाइए अगर ज़रूरत है तो, अदरवाइज फोकस कीजिए कि यहां पर रहे. इट शुड ऑल बी हेयर. ठीक है ना, ये ध्यान रखना है. चलिए, तो पहला हो गया लक्षद्वीप आइलैंड्स. इसी का जो एक और आइलैंड ग्रुप है, आइलैंड्स में ही जो दूसरा पार्ट है, पहला तो हमने देख लिया, पहला पार्ट था लक्षद्वीप आइलैंड्स, और दूसरा आइलैंड ग्रुप है द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं. अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ये एक एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स हैं. आप देखेंगे ना अगर अंडमान निकोबार को, तो ऐसे ऐसे आइलैंड्स बने हुए हैं. इट्स एन एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स. ऐसे एक लंबी चेन है आइलैंड्स की. इट्स एन एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार कहां पर है?
बे ऑफ बंगाल में है। अब अगर आप इसको लक्षद्वीप से कंपेयर करेंगे, दे आर मोर इन नंबर, दे आर बिगर इन साइज। ये जो आइलैंड्स हैं ये साइज में भी बड़े हैं, ये नंबर में भी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लक्षद्वीप, और ज्यादा दूर दूर हैं, दे आर मोर स्कैटर्ड। ठीक है, काफी बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये। दूसरी बात, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट कहलाता है अंडमान, सदर्न पार्ट है निकोबार, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्दर्न पार्ट है अंडमान, सदर्न पार्ट है निकोबार, दो पार्ट्स हैं। अब इसके बारे में एक दो बातें और। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ये इक्वेटर के बहुत नजदीक है। यहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं दे आर मोर इक्वेटोरियल रादर देन ट्रॉपिकल। इंडिया में अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करेंगे तो हम कहते हैं इंडिया एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस। लेकिन अंडमान निकोबार पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो हर तरीके से इंडिया का पार्ट है, लेकिन जियोग्राफिकली इट एक्सपीरियंसेस इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशंस रादर देन ट्रॉपिकल, क्योंकि इक्वेटर के बहुत नजदीक है। तो यहाँ पर बहुत बारिश होती है, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर रबर ट्रीज मिलेंगे, यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है ना, इट इज क्लोज टू इक्वेटर, तो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस इक्वेटोरियल है। दूसरी बात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दे आर बिलीव्ड टू बी सबमरीन आइलैंड्स। ये सबमरीन माउंटेन्स हैं एक्चुअली, सबमरीन। अब सबमरीन माउंटेन क्या होता है देखो, समझिएगा, बहुत सिंपल भाषा में समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये पहाड़ है, ये पहाड़ पानी में डूबे हुए हैं। दीज आर द माउंटेन्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। पानी यहां तक है, ठीक है, यहां तक पानी है। ये पानी के अंदर है पहाड़, लेकिन इस पहाड़ का जो टिप है वो पानी के ऊपर है। द टिप ऑफ द माउंटेन्स इट लाइज अबव द सर्फेस ऑफ द वाटर। जब आप ऊपर से देखेंगे या जब आप बाहर से देखेंगे तो क्या दिखेगा कि आइलैंड्स हैं। जब आप बाहर से देखेंगे बेटा तो आपको लगेगा कि ये तो एक आइलैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी है, यही लगेगा ना। पानी के अंदर जाके झांकोगे तो लगेगा और पहाड़ है पानी के अंदर भैया, ऊपर से झांक रहे तो लगा आइलैंड है ना। ये वो वाली बात है, इन्हें कहते हैं सबमरीन माउंटेन्स। दीज आर नोन एज सबमरीन माउंटेन्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दीज आर नोन एज सबमरीन माउंटेन्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यू शुड बी क्लियर ऑन दिस कि इसका क्या मतलब है, व्हाट इज मीन्ड बाय सबमरीन माउंटेन्स। और एक लास्ट बात, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है। देयर इज एन आइलैंड विच इज नोन एज, इसका नाम है बैरन आइलैंड। अभी जो बैरन आइलैंड है इट हैज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। इंडिया में अब एक ही एक्टिव वॉल्केनो बचा है, और वो कहां पर है, वो है बैरन आइलैंड में। बैरन आइलैंड हैज गॉट द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, बैरन आइलैंड। ये पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो बेटा जी दैट वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर। तो जस्ट टू गिव यू अ रीकैप ऑफ द सेशन, हमने आज के चैप्टर में, इस सेशन में 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बात की है। हमने सबसे पहले हिमालयाज के बारे में बात करना शुरू किया, वहां पर हमने 3 पैरेलल रेंजेस की बात की, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स। बाद में हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस के बारे में बात की, पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, असम हिमालयाज। बाद में हमने पूर्वांचल रेंज के बारे में बात की। उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात की, उसके भी 3 पार्ट्स हमने पढ़े, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। उसके भी हमने 4 बेल्ट्स में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो, भाबर, तेराई, बांगड़, खादर, वो सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात किया, वेयर वी टुक नर्मदा एज अ रेफरेंस, और हमने कहा कि नर्मदा के ऊपर वाला जो पार्ट है दैट विल बी सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे वाला पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। उन दोनों को हमने डिटेल में पढ़ा, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ा। एंड देन वी डाइव्ड इनटू द घाट्स। हमने डिफरेंशिएशन देखा बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, वो हमने समझा, उसका डिफरेंशिएशन समझा कि दोनों में क्या फर्क है। आफ्टर डिस्कसिंग घाट्स वी एंटर्ड द डेजर्ट, जहां पर हमने थार डेजर्ट के बारे में बात की, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस, सैंड ड्यून्स, बरखान्स, ये सब हमने बात की थी।
आफ्टर द थार डेजर्ट हमने बात की अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात की, उसके 3 पार्ट्स हमने किए थे, याद है? कोंकण, कन्नड़ प्लेन, मलाबार कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जिसके 2 पार्ट्स थे, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। ये सब हमने बात की थी। एंड देन वी डिस्कस्ड द 2 आइलैंड ग्रुप्स। एक तरफ लक्षद्वीप, जिसके उसका नाम हमने समझा 1973 में चेंज हुआ, उसके बाद हमने उसके एरिया की बात की, कवारती आइलैंड, पिती आइलैंड, वो सब हमने बात की थी। एंड देन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पर हमने समझा कि एक ज़्यादा बड़े आइलैंड्स हैं, नंबर में भी ज़्यादा हैं, है ना, सबमरीन माउंटेन्स हैं ये, पैरन आइलैंड के बारे में बात की। ये सब हम समझ रहे थे इन द आइलैंड ग्रुप्स। So that was all about the chapter. That was all about the revision of the chapter, the physical features of India. I really believe, I really hope कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा. The lecture would be helpful to you. It will really come in handy while revision. तो आप लोगों से मुलाकात होगी in the next chapter with a new lecture. Till then, you guys, please take care of yourselves. Have a great time. This was Shubham Gupta signing off. I'll take a leave. Have a great time. Bye-bye. See you soon. Sayonara.